नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 9 अप्रैल के लिए 3 राज्यों में चुनावी महामुकाबला। आज असम में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुदुचेरी और केरला में राहुल गांधी और अमित शाह होंगे आमने सामने। बाकी दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस की मिलीभगत से असम चुनावों को प्रभावित करने में कोशिश में जुटा पाकिस्तान। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, पासपोर्ट पॉलिटिक्स पर पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में आज से भोजशाला पर नियमित सुनवाई, तो वहीं दिल्ली आबकारी केस में हाईकोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। जंग के माहौल में भारतीय टैंकर ग्रीन आशा ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट। एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी भी आज पहुंचेगा भारत। और किर्गिस्तान में आज से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत। युवा जोश और अनुभव के साथ भारत से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद। बुलेटिन की शुरुआत जनादेश के साथ। आइए जानते हैं खबरें आगामी विधानसभा चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। नौ अप्रैल को 3 राज्यों असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव प्रचार यहां एकदम 7वें आसमान पर है। बड़े बड़े नेताओं ने यहां डेरा डाल रखा है। आज की ही बात करें तो इन राज्यों में रैलियों और रोड शो का सुपर डे है, यानी रैलियों का रेला लगने वाला है। पहली बात असम की कर लेते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां होने वाली है। पहली रैली बारपेटा में होगी, फिर होजाई और तीसरी रैली डिब्रूगढ़ में होने जा रही है। पीएम की रैलियों से क्या असर पड़ेगा, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। अगर क्यों अहम है ये रैलियां, तो बताएं आपको। चुनावी जमीन मजबूत होने वाली है, क्योंकि फिर से सत्ता में आने के लिए असम और पूरे पूर्वोत्तर में राजनीतिक पकड़ बनाए रखना होगा। साथ ही इन रैलियों से सीधा संदेश ये जाता है कि केंद्र नेतृत्व राज्य के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, यानी केंद्र और राज्य समन्वय उनका बैठा हुआ है। संगठन को ऊर्जा देने और वोटर बेस को मजबूत करने की यहां से कोशिश होगी। तीसरा, विकास नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, निवेश और योजनाओं की बात करेंगे। साथ ही चौथा, विपक्ष को सीधा निशाना यहां से दिया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। कल जिस तरह से कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद आज असम की जमीन से इसका जवाब भी आएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कल दिल्ली और गुवाहाटी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। शर्मा ने इसे आईपीसी की धारा 420, 468 और नए बीएनएस प्रावधानों के तहत दंडनीय बताया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी दी है। कहा है कि उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हें यकीन है कि पुलिस कानून की सही धारा में केस दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। हेमंत ने कहा कि रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने दिया था। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान चैनल ने असम चुनाव के बारे में कम से कम 11 टॉक शो किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए, और हर टॉक शो में नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। যোৱাকালি নিশা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই এফআইআৰ দাখিল কৰিছে। মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব। কিন্তু গোটেই দিশটোত
চিন্তনীয় বিষয় এটা হৈছে পাকিস্তানী এংগল। আমি আপোনালোকক ৱেবছাইটত দেখাম যে এই গোটেই ফলছ ডকুমেণ্টছ আৰু গোটেই ফলছ যিটো ডেটা এইখিনি ড্ৰ কৰা হৈছিল এটা পাকিস্तानी सोशल मीडिया ग्रुपर पर। असम में वैसे तो कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन ताजा मुद्दा है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाए गए पारिवारिक आरोपों का। पूरी उम्मीद है कि असम में प्रधानमंत्री के मंच से आज कांग्रेस को इन आरोपों का करारा जवाब मिलेगा। आखिर आइए आपको बताते हैं मसला है क्या। मसला ये है कि दरअसल कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग ने सीएम की पत्नी के लिए कहा है कि उनके पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से कल ही आ गया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। आगे बढ़ेंगे। असम के खुमतई विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की ओर से मृणाल सेकिया मैदान में है, जो सादगी और साइकिल के जरिए जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने रोसेलिना तिर्की को उम्मीदवार बनाया है, जो स्थानीय मुद्दों के सहारे जनता को साधने में जुटी है। असम के खुमतई में इस बार चुनाव प्रचार का अंदाज अलग है। जहां आमतौर पर प्रचार रैलियों और खर्च पर टिका होता है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी मृणाल सेकिया सादगी और जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। 2 बार के विधायक सेकिया तीसरी बार मैदान में हैं। वो हर सुबह साइकिल से लोगों के बीच पहुंचते हैं और पर्यावरण, स्वच्छता और फिटनेस का संदेश देते हैं। बड़े मंचों के बजाय वो सीधे संवाद को प्राथमिकता दे रहे हैं। गांव-गांव घूमता हूँ तो जाके मैं जाएगा सुन के सब आदमी इकट्ठा होता है गांव में। मैं बोलता हूँ कैसा है, खबर कैसा है, इलेक्शन आ रहा है, सब वोट देने के लिए जाइए, लेकिन जिसको देना है आप लोग दे दीजिए। अगर मुझे पसंद है तो मुझे दीजिए, नहीं तो दूसरे को दे दीजिए। मैं कोई खराब नहीं मानता। वहीं कांग्रेस ने रोसेलिना तिर्की को उम्मीदवार बनाया है। तिर्की अपने शांत स्वभाव और पंचायत के अनुभव के लिए जानी जाती हैं। वो अपने प्रचार में चाय बागान मजदूरों की समस्याएं, युवाओं में बढ़ते नशे और स्थानीय मुद्दों को उठा रही हैं। समय के साथ जो जितना आगे बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया है, तो इसीलिए काम करने के लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबको वेलकम कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि आइए मैडम देखिए, ये इधर देखिए, उधर देखिए बोल के, रास्ता हो या कुछ हो, वो सब कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। परिसीमन के बाद खुमतई सीट की तस्वीर बदली है। 7 पंचायतें इस क्षेत्र से बाहर हो गई हैं, जबकि 11 नई पंचायतें जोड़ी गई हैं। इस सीट पर कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या करीब 1,72,000 है, जिसमें लगभग 87,000 महिलाएं और 84,000 पुरुष मतदाता हैं। साथ ही 5 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। आत्मनिर्भरशील जो होना चाहिए, तो मैं जो कैंडिडेट ये हम महिलाओं के बारे में काम करेगा, मैं उनको ही वोट प्रदान करूंगी। अब देखना होगा कि 4 मई को जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। क्या सादगी और जनसंपर्क की राजनीति जीत हासिल करेगी या स्थानीय मुद्दे मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित करेंगे? इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। असम के खुमतई से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात पुडुचेरी की। पुडुचेरी में भी आज चुनावी प्रचार कर सभी दलों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जनता को लुभाया जाए। 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार का अंतिम दौर है। आज कांग्रेस और बीजेपी के कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टी की कमान संभालेंगे। एक तरफ वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह होंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने अपने 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने पुदुचेरी में अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वायदे किए हैं, जबकि अमित शाह यहां मनाडीपेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पुदुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन इसी बीच आपको बताएं चुनावी मैदान में साउथ के स्टार विजय की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। पुदुचेरी में चुनावी वादों की तस्वीर अब साफ होने लगी है। 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 60% स्थानीय आरक्षण और फसल नुकसान के लिए 200 करोड़ रुपए की राहत कोष के वादे के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 20 सूत्री इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी पुदुचेरी में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रही है। डेवलपमेंट के आधार पर पुडुचेरी विकास की कल्पना करती है। पुडुचेरी में पिछले 5 साल एनडीए की सरकार रही रंगास्वामी के नेतृत्व में, और आने वाले दिनों में फिर से एनडीए की सरकार बने। हमारी सरकार का एजेंडा डेवलपमेंट और मिडिल क्लास को इजी लाइफ और गरीब लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करने के लिए बेहतर रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। कांग्रेस ने रोजगार और सुरक्षा को भी मुद्दा बनाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेटियों को सोना देने का वादा भी किया गया है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं। सरकार वापस पुडुचेरी में जब आएगी तो हम लोग यही सब चीज़ें, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और बच्चियों के लिए जो हमने सोना देने की बात की है, क्योंकि आज सोना इतना महंगा हो गया है, आप नहीं दे पाते हो बच्चों को शादियों में, तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम लोग बच्चियों को गोल्ड भी देंगे। ये हमने गारंटीज और प्लान्स में दिया है। इसी बीच चुनावी माहौल में ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिला। दक्षिण के स्टार विजय ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। थलपति के नाम से मशहूर विजय की पार्टी टीवी के पहली बार पुदुचेरी चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वादों, मुद्दों और नए समीकरणों के बीच पुदुचेरी की जनता किसके पक्ष में अपना जनादेश देती है। विजय की पार्टी सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आप देख सकते हैं उनके लिए कितना जबरदस्त क्रेज है। दोनों तरफ सड़कों पर लोग जमा हैं और वो अपने अभिनेता को नजदीक से देखना चाहते हैं। ये क्रेज वोटों में कितना तब्दील होता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन संजय जना के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पुदुचेरी। खबर केरलम से जुड़ी हुई है। केरलम में भी चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। आज सभी दल पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं। यहां का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की बड़ी एक्टिविटी के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। एलडीएफ जहां सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो वहीं यूडीएफ अपनी वापसी की उम्मीद कर रहा है। एलडीएफ वर्सेस एंटी इनकम्बेंसी इस बार सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार पिनाराई विजयन के लिए हालात बहुत आसान नहीं है। कई जगहों पर सरकार से नाराजगी साफ दिखाई देती है। यहाँ बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दे बहुत गर्म हैं। इस बार पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एनआरआईज यानी खाड़ी देशों के वोट नतीजे बदल सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स, सामाजिक तनाव से भी यूडीएफ की चिंता बढ़ी हुई है। और बात अब एक और दक्षिण राज्य की करें तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक कुल 3,430 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अंतिम दिन बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है, जिससे चुनावी मुकाबले की ओर गति मिलेगी। करूर में सबसे ज्यादा नामांकन दर्ज किए गए हैं। यहाँ 84 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके विपरीत मदुरै दक्षिण में नामांकन का स्तर सबसे कम रहा है। यहाँ अब तक केवल 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। दो 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में अब तक 170 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह जब्ती चुनाव घोषणा के बाद राज्य में बड़ी निगरानी और लगातार हो रही सख्ती का बड़ा संकेत है। आयोग ने बताया कि राज्य में 30 करोड़ रुपए नकद, 74,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब, 67 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स, 8 करोड़ के कीमती धातु और 63 करोड़ रुपए की फ्रीबीज या फिर अन्य सामान कब्जे में लिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए तमिलनाडु में अकेले सैकड़ों फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं, जो 24/7 निगरानी कर रही हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई अनिवार्य की गई है। महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। 23 अप्रैल को होने वाले इस उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार आज बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले सुनेत्रा पवार ने अपने दोनों बेटों के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। यह नामांकन सभी मंत्रियों, निर्वाचित सदस्यों और पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में होगा। एनसीपी अध्यक्ष सुनील तकरे ने यह दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि क्योंकि कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकील आकाश विश्वनाथ मोरे के नामांकन को मंजूरी दे दी है। पहले यह चुनाव निर्विरोध चुनाव माना जा रहा था, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धी होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भाजपा के उम्मीदवार इंद्रनील खान ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की। चुनाव आयोग के अनुसार इंद्रनील खान की शिकायत पर रत्ना चट्टोपाध्याय के खिलाफ पर्णाश्री पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी उम्मीदवार और उनके गुंडों ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की, पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए। भाजपा ने कहा है कि सब कोलकाता पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ। इसी के साथ जनादेश में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। नितिन नवीन पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी लक्ष्य और योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर चली है। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया। कई सालों तक संघर्ष करा। 1950 से जो हमारा कारवां चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे, वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा एकात्म मानव और तीसरा हमारा सूत्र है विकास पर पहला किसका अधिकार। विकास पर सबसे पहला अधिकार जिसको नहीं मिला इसका है गरीब। जब जनसंघ के जनता पार्टी के विलय के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तब अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। और मित्रों 96 में ही हम हमारे प्रधानमंत्री अटल जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखे और लगातार 3 बार चुनकर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और मैं उसका उदाहरण यही बताता है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो परिश्रम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस करने की ताकत है, वो ही इस पार्टी में बड़ा नेता बन सकता है मित्रों। और हमने ये सिद्ध कर रख दिया कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही देश का नेतृत्व आगे संभाला। मैं जनसंघ के लेकर आज तक जो इन कार्यकर्ताओं ने एक कठिन पथ को पार करने का काम किया, जिन नेताओं ने जबरदस्त अभाव के बीच काम कर पार्टी की मजबूत नींव डालने का काम, पार्टी के विचारों के वटवृक्ष के बीज को बोने का काम किया और बीज से लेकर वटवृक्ष तक अपने पसीने से सिंचने का काम किया, वो सभी कार्यकर्ता नेताओं को हम सब की ओर से मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। केंद्र में बीजेपी की 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार है, जबकि देश के 21 राज्यों में आज बीजेपी या एनडीए शासित सरकार है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पीएम ने सोशल मीडिया संदेश में ये कहा है कि बीजेपी हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज की सेवा करने में सबसे आगे रही है। तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऊर्जावान संदेश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी का मूल मंत्र इंडिया फर्स्ट है, यानी भारत को सर्वोपरि रखना। कार्यकर्ताओं की समर्पण भावना की भी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। निस्वार्थ सेवा, दृढ़ समर्पण से काम में जुटे हैं ये कार्यकर्ता। इसके साथ अच्छे शासन की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये कार्यकर्ताओं का जो जमीनी स्तर पर जुड़े रहना है, उनकी कड़ी मेहनत को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। विचारधारा का विस्तार, उनका जिस तरीके से विचारधारा को लेकर पार्टी अडिग रही है, निष्ठा, बलिदान और परिश्रम से ही प्रगति संभव है। उन्होंने कहा जब तक निष्ठा या बलिदान और परिश्रम नहीं होगा, प्रगति नहीं हो सकती। जनता के कल्याण पर फोकस की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता के कल्याण पर समर्पित कार्यकर्ता है और केंद्र और राज्य में जन केंद्रित कार्यशैली की वजह से आज इस तरीके से विस्तार हो पाया है और विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर पार्टी आगे चल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केरलम के तिरुवनंतपुरम में पार्टी मुख्यालय व पेरवो पहुंचे और भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। तो गृह मंत्री का केरलम दौरा, जहां भाजपा के स्थापना दिवस पर वे पहुंचे और भाजपा के स्थापना दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को अजेय बनाना है और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में रहकर काम करना है। राष्ट्र को लेकर के हैं, हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के जनता के बीच जुड़ करके जिस तरह से सेवा के भाव से काम किया है और फिर राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम किया है, आज मैं कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कहा है कि जो लोग देश के लिए बलिदान देना चाहते हैं वो लोग भाजपा से जुड़ते हैं और पार्टी का काम करने का तरीका भी एक रिसर्च करने का विषय है। भाजपा के दिल्ली कार्यालय में देश विदेश से लोग आते हैं और पार्टी की कार्य पद्धति देखते हैं। दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक मिसाल है। जो देश के लिए योगदान देना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं और पार्टी का काम करने का तरीका भी एक अलग रिसर्च करने का विषय है। हमारे केंद्रीय जो कार्यालय है दिल्ली में, उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। हम लोग दिखाते भी, देखो कैसा कार्यालय होना चाहिए, कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए। ये दुनिया में एक मिसाल है भारतीय जनता पार्टी, और जो जिसका जय यात्रा शुरू हुआ तो आगे ही आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर आज से नियमित सुनवाई होने जा रही है। कानून के जानकारों का मानना है कि एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में शामिल वैज्ञानिक साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। एएसआई की विशेषज्ञ टीम ने कोर्ट के आदेश पर भोजशाला परिसर का वर्ष 2024 में 22 मार्च से 27 जून तक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस दौरान आधुनिक तकनीकों और जीपीआर सर्वे के माध्यम से कई पुरातात्विक साक्ष्य जुटाए गए थे। एएसआई ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। आज से शुरू होने जा रही नियमित सुनवाई में इसी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तर्कों और साक्ष्यों पर बहस होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहले याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुना जाएगा, जिसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 11वीं सदी का यह स्मारक कमाल मौला मस्जिद है। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। हाईकोर्ट के 2 जजों ने धार में परिसर का निरीक्षण किया था। 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार परिसर में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम के बारपेटा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हो रही है। कोई बार एनडीए सरकार, साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल
असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल सब्जी और अन्य उपज सुरक्षित भी रहती है और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन 1-2 राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ 1-2 राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार
किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे। आप देख रहे थे बारपेटा असम से ये चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और आज कहें तो रैलियों का सुपर डे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां। और यहां बारपेटा से बड़ा संदेश यहां से ये जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो कह रहे थे कि असम में अगर बीजेपी एक बार फिर से आती है तो किस तरीके से असम का विकास होगा। और जोहर राइस को लेकर उन्होंने बड़ी बात करी कि जोहर राइस का अब एक्सपोर्ट शुरू हो गया और इंग्लैंड और इटली में ये एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो असम का विकास है वो दुनिया तक लेकर जाना है। और साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने करारा निशाना साधा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर के एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा। इस बीच तेहरान में शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इन हमलों और वहां इमारतों को हुए नुकसान की जानकारी दी। साथ ही परिसर के पास स्थित प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र पर भी असर पड़ने की बात कही। इस विश्वविद्यालय पर वर्षों से कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि इसका सैन्य कार्यों, खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंध रहा है। यह मिसाइल कार्यक्रम अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नरक बना देंगे। उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने ईरान पर हमले की समय सीमा बढ़ाने का भी संकेत दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मंगलवार रात 8 बजे, यानी कि ईस्टर्न टाइम। ट्रंप के इस पोस्ट को ईरान पर अमेरिकी हमले के डेडलाइन के रूप में देखा जा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, जहां उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से डेडलाइन को बढ़ा दिया। वहीं ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार कर कहा है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वह उसी तरह जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरानी सेना किसी भी हमले की स्थिति के लिए तैयार है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़े शब्दों में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ ईरान की तरफ से बेपलटवार आता हुआ ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का आज 38वां दिन है। आखिर ये कब खत्म होगा, किसी को कुछ नहीं पता। खुद अमेरिका को भी ये नहीं पता, कि वे नहीं जानता कि ये कब होगा। बस ट्रंप हर दिन नए नए डेडलाइन दे रहे हैं। आखिर इन एक महीने में ग्लोबल लेवल पर क्या नकारात्मक असर पड़ रहा है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या बड़े असर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहला असर यह कि वैश्विक तनाव इस समय चरम पर है और वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। साथ ही कई देशों पर इस समय महंगाई की मार भी बोझ बन गई है। हमारे पड़ोसी देशों को ही देख लीजिए, दबाव में इस समय शेयर बाजार है। शेयर बाजार में तमाम उथल पुथल देखी जा रही है। साथ ही शिपिंग और ट्रेड बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। अगर ये जंग खिंचती है तो बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। मानवीय संकट गहरा चुका है, क्योंकि 38वां दिन पहुंच चुका है तो मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, कई एयरलाइंस को रद्द करना पड़ा है या
रूट्स डाइवर्ट करने पड़े। साइबर हमलों का भी खतरा यहाँ बढ़ गया है। इसके साथ अगर 10वें बड़े असर की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस मुश्किल और तनाव से भरे माहौल में ओपेक प्लस तेल समूह के 8 देशों ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए मई में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इन देशों ने उत्पादन में 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ओपेक प्लस समूह में शामिल देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने चेतावनी दी है कि तेल अवसंरचना पर हमलों से हुए नुकसान की भरपाई में काफी समय लगेगा और आपूर्ति को पहले के स्तर पर लाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले और समुद्री मार्ग में व्यवधान तेल की कीमतों को स्थिर रखने के प्रयासों को कमजोर करते हैं, जिससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एक और भारतीय झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद से इस समुद्री गलियारे से निकलने वाला यह नवा भारतीय टैंकर है। ये उपलब्धि भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीन आशा एक एलपीजी कैरियर है और इस पर 20,000 टन एलपीजी लदी हुई है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में भारतीय टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जग लाडकी, जग वसंत, BWTYR, BWELM हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे थे। वहीं आज भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक भारत पहुंचेगा। इस टैंकर में करीब 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और अब खेल की खबरों का रुख करेंगे। आज से शुरू हो रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम इस बार बढ़े हुए आत्मविश्वास और संतुलन के साथ उतर रही है। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और अनुभवी पहलवानों की निरंतरता ने टीम की उम्मीदों को मजबूती दी है। सभी की निगाहें 53 किलोग्राम वर्ग की पहलवान मीनाक्षी गोयल पर होंगी, जिन्होंने राष्ट्रीय चयन ट्रायल में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता अंतिम पंघाल को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। वहीं पुरुष फ्री स्टाइल की बात करें तो अमन सहरावत और सुजीत कलकल पदक के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता और 2023 के चैंपियन अमन सहरावत खिताबी जीत दोहराने के इरादे से उतरेंगे। हालांकि इस बार वे अपने सामान्य 57 किलोग्राम के बजाय 61 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुजीत कलकल ने खुद को विश्व स्तरीय पहलवान के रूप में स्थापित किया है और उनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। महिला वर्ग में नीलम, मानसी अहलावत और मनीषा भानवाला ने भी दमदार प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाई है, जिससे भारत की पदक संभावनाएं और मजबूत हुई है। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। दोनों की जीत के साथ ही भारतीय महिला दल के सभी मुक्केबाजों का पदक पक्का हो गया है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में जापान के युका सादामात्सु को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। उन्होंने मुकाबले के दौरान बेहतरीन संयोजन और रिंग पर नियंत्रण का प्रदर्शन किया। वहीं जैस्मीन को 57 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने चीन की जिए चेन को 5-0 के समान अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज के एकमात्र मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स से होगा। इस मुकाबले में एक तरफ पंजाब की टीम जहां जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं कोलकाता का इरादा लगातार तीसरी हार से बचने का होगा। पंजाब ने सत्र के पहले दोनों मैच जीते हैं तो कोलकाता को दोनों में हार का मुंह देखना पड़ा है। पंजाब किंग्स में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। युवा कूपर कोनोली, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की है। दूसरी तरफ कोलकाता की गेंदबाजी तो चिंता का विषय है ही, बल्लेबाजी में भी उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। फिलहाल सिर्फ आंकड़े की ही कोलकाता की बात करें तो पक्ष में है। दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं, जिसमें कोलकाता ने 21 और पंजाब ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराकर अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखा है। रविवार को खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने
देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 19 ओवर और 4 गेंद में सिर्फ 207 रन ही बना सके और ऑल आउट हो गई। देवदत्त पडिक्कल ने महज 29 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। वहीं टिम डेविड ने 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार ने 48 रनों की नाबाद पारी खेली। चेन्नई की तरफ से सरफराज खान ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली, वहीं प्रशांत वी ने 43 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चिन्नास्वामी में मुकाबले के दौरान आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने आईपीएल में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। ये कारनामा करने वाले वे पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले किसी भी तेज गेंदबाज ने आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट नहीं लिए हैं। इसके अलावा विकेटों का दोहरा शतक लगाने वाले वे मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 200 विकेट चटकाए हैं। भुवनेश्वर ने अपने पहले ही ओवर में आयुष महात्रे को 1 रन के स्कोर पर आउट किया। इसी के साथ उन्होंने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में 28 रन बनाने के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली टी20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अब तक 37 टी20 मैचों में 37.12 की औसत से 1188 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले। इससे पहले टी20 क्रिकेट में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 36 टी20 मैचों में 40.03 की औसत से 1161 रन बनाए हैं। भारत के 2 पूर्व महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खास सम्मान मिला है। वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व वाली कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम के 2 स्टैंड इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर रखा है। रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में द्रविड़ और कुंबले स्टैंड का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। भारत के पूर्व कप्तान और दिवंगत शांता रंगास्वामी को महिला क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सराहा गया है। उनके नाम का भी एक स्टैंड बनाया जाएगा। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने फैबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला है। प्रतियोगिता में अब तक उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले प्रज्ञानंदा को दौड़ में बने रहने के लिए आखिरी 7 बाजियों में किसी चमत्कार की जरूरत होगी। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव फिलहाल टूर्नामेंट में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं करुआना के 4.5 अंक है। प्रज्ञानंदा 3.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं। आर विशाली ने 7वें दौर में चीन की टैन झोंगिए पर जीत दर्ज करने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ महिला वर्ग में विशाली 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक 4.5 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को क्षेत्र में तेज हवाएं, बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 8 अप्रैल को तापमान और गिरकर न्यूनतम 18 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री तक रह सकता है। 9 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मौसम साफ होने का अनुमान है और तापमान धीरे धीरे बढ़कर अधिकतम 33 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम में इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की खासियत ये थी कि इसका आधार कोई गूढ़ दार्शनिक ज्ञान नहीं था। यह आधार बहुत साधारण लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था, जो टिका था सत्य और अहिंसा पर। लेकिन नमक जैसी रोजमर्रा की चीज भी इस आंदोलन में प्रतिरोध की सूचक बनी, और इस प्रतिरोध की शक्ति थी सत्याग्रह, जिसे नाम मिला नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा 6 अप्रैल यानी आज ही के दिन पूरी हुई थी। छह अप्रैल 1930 का दिन भारतीय इतिहास का वह सुनहरा दिन है
जब अंग्रेजों द्वारा नमक पर थोपे हुए कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में इस सत्याग्रह ने न केवल पूरी ब्रिटिश सरकार को बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। दरअसल गुलामी के दिनों ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त किसी भी भारतीय को नमक इकट्ठा करने, बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था और बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिलता था। महात्मा गांधी समेत पूरा देश इस कानून के विरोध में था। महात्मा गांधी का ये मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है और मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने में नमक बहा रहे हैं तो नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी तक मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का ये मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन लिया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही चले। 240 मील लंबे इस रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन लगे। जैसे जैसे ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इससे लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में हजारों लोग जुड़ चुके थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कदम की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। गांधी जी नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया। इससे एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब बात वडोदरा के धर्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या के, जिन्हें उनकी मानभट्ट लोक कला के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने मानभट्ट लोक कला को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि इस कला को देश विदेश तक भी पहुंचाया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी के 73 वर्ष कम नहीं होते, पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन अगर कोई कलाकार अपने जिंदगी के 73 वर्ष किसी कला को समर्पित कर दे तो फिर बात करनी तो बनती है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा के धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या की। माणभट्ट कला को इन्होंने दिए हैं नए आयाम। 94 वर्ष के हैं वे आज, लेकिन 73 वर्षों तक इस कला को उन्होंने अपने पसीने से सींचा है। सदियों पुरानी गुजराती कथकला, जिसमें कलाकार उंगलियों में पहनी अंगूठियों से माण पर ताल देकर अपने स्वर, ताल और भावनाओं के साथ पौराणिक कथाएं और धार्मिक गाथाएं जीवंत कर देता है। ये है माणभट्ट लोक कला। गुजरात के वडोदरा के 94 वर्षीय धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या ने 7 दशकों से अधिक समय तक इस दुर्लभ गुजराती लोक कथात्मक परंपरा आख्यान को तमाम बाधाओं के बाद भी अपने समर्पण से सींचा। मैट्रिक तक पहुँचे ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने कहानी सुनाना अपने गुजारे का जरिया बना लिया। पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया।
मेरी ये सफल शुरुआत हुई मेरे पिताजी से। जब मैं अभ्यास करता था तब मेरे पिताजी तो बड़े मानपट थे उस समय में, और उनकी कीर्ति भी गुजरात में थी। तो मैं छोटी उम्र से उनके साथ में जाता था, तो महाभारत की कथा सुनाते थे रात को। जब गर्मी के दिन थे तो छोटी छोटी पोल में और कोई समाज में जाता था। तो तब से मुझे प्रेरणा मिल गई। गणपति महाराज का स्मरण करके मैंने पहले छोटे छोटे पोल में खास करके हारमोनियम से मैंने कथा शुरू की। धीरे धीरे मुझे महाभारत में आनंद आया। लगभग 10 साल तक मैंने महाभारत की कथा बड़ौदा की सारी गलियों में सुनाया। रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महाकाव्यों की कथाओं के साथ साथ अपने आख्यानों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और व्यसन के खतरों जैसे विषयों को आवाज देकर उन्होंने इस पारंपरिक कला रूप को सामाजिक शिक्षा का माध्यम बना दिया। माण भट्ट परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र कलाकार धार्मिक लाल पांड्या ने आख्यान पर कई पुस्तकें लिखी और युवा पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित किया। हम रुलाते भी है, हंसते भी है और सबको ज्ञान भी देते हैं। इसलिए आप पूछो तो उसका जवाब यही है कि समाज के ऊपर बड़ा हम बोलते बोलते भाव विभोर भी हो जाते हैं। धार्मिक लाल पांड्या ने पिछले 7 दशकों में 2500 से अधिक आख्यान प्रस्तुतियां दी हैं। इस परंपरा के दस्तावेजीकरण और शिक्षण में भी उनका अद्भुत योगदान रहा है। ऐसे युग में जहां मौखिक परंपराएं तेजी से लुप्त हो रही हैं, पांड्या के प्रेरक प्रयासों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। माण भट्ट कलाकार धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या को पद्मश्री के पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई।